आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री। इससे पहले हमने चर्चा करी थी मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के बारे में। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रित है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संवैधानिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यद्यपि अब तक ऐसे अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग भी किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में ये परंपरा स्थापित हो गई है ब्रिटेन में कि प्रधानमंत्री लोक सदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। यानी कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। सम्राट जो है वो लोक सदन के बहुमत दल के जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोक सदन में से होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। ये वहाँ ब्रिटेन में एक परंपरा स्थापित हो गई है। अगर किसी दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सम्राट अपने स्व विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता ब्रिटेन में ये है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और ये पद एक अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन ब्रिटेन में सत्ता विकसित हुई जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की गई। ये जो पदाधिकारी है वो ब्रिटेन का प्रधान ही हो सकता है और इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। इस प्रकार 1721 में नियुक्त वालपोल ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था। यानी कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद है वो किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुआ, वरन वहाँ पे सत्ता भी विकसित हुआ। वहाँ का जो सम्राट था ब्रिटेन का जॉर्ज प्रथम, उसने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया और जब कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की गई और ये पदाधिकारी जो कैबिनेट है उसका प्रधान ही हो सकता था, इसलिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ और 1721 में वहाँ पर जो पहला प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बना वो वॉलपोल था। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण काम है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। वैसे तो वैधानिक दृष्टि के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा की जाती है, किंतु जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता। प्रधानमंत्री किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय को प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना
आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। मंत्रियों की जो नियुक्ति है वैसे तो सम्राट करता है, लेकिन सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि उसकी समस्त जो कार्यवाही है उसका संचालन भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य ही लेता है और ये बात उसे मंत्रिमंडल का पद प्रदर्शन बना देती है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का सर्वोपरि हाथ रहता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है और किसी विवादित विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है, किंतु सामान्यतः प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है। मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। यानी कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, उनका प्रदर्शन करना, उनके विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त करना, उस विषयों को गोपनीय रखना और इन सब का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को हटाने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः ब्रिटेन में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की परामर्श पर ही करेगा। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को हटाना या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही पूरे मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल का अंत, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का अंत करने की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु ब्रिटेन में हम देखते हैं कि व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उनके द्वारा ये कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्ति या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या उसके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है, जैसे राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुख, उपनिवेश के गवर्नर, स्थायी आयोग, बोर्ड के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री के ही कृपा पात्र होते हैं। नियुक्ति के संबंध में विभिन्न मंत्रियों की राय ली जाती है, फिर भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो,
परराष्ट्र संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही होता है और व्यवहार में 1945 और 50 के काल को छोड़कर सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता रहा है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौते पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। ये व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारण कर संसद का पद प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। संसद के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है और दलीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। संसद में शासन की नीति के संबंध में अंतिम तथा अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। लोक सदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति लोक सदन को विघटन करने की है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन विघटित करने की सिफारिश करता है और सम्राट साधारणतः उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के हाथों में ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है जिसके आधार पर वह लोक सदन के सदस्यों को अनुशासित और नियंत्रित रखता है। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता है। मंत्रिमंडल के नियमों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। इस संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। 19वीं सदी तक प्रधानमंत्री की अपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य व्यवहार में पर्याप्त महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। आर्थिक, राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। परराष्ट्र या राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये भी महत्वपूर्ण कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषय में उनसे परामर्श लेता रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। इन सबके अतिरिक्त एक तथ्य जो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है वह यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री है उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, मंत्रिमंडल का अंत करना, शासन पर नियंत्रण रखना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, लोक सदन का नेतृत्व करना, मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध और प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। अब ब्रिटेन में ये बातें चलती है ब्रिटिश संविधान में कि जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होती है, सर्वोच्च होती है।
ब्रिटेन में ये भी कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री इतना कार्य करता है या उसके पास इतनी पर्याप्त शक्ति है तो क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है? कुछ लोग लेकर कहते हैं, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे अधिनायक नहीं है। प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है और उसको कौन से तत्व निर्धारण करते हैं जिससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पे शक्तिशाली हैं? एक तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, कि प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति बनता है या जो पद ग्रहण करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरा है उसकी दल में स्थिति, यानी कि स्पष्ट बहुमत मिला है किसी दल को या गठबंधन की सरकार हुई है, तो दलीय दृष्टि से सरकार की स्थिति। एक लोक सदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति, यानी स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वो सर्वोपरि होता है, शक्तिशाली होता है। और तत्कालीन परिस्थितियाँ, यानी कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये सब जो तत्व हैं वो प्रधानमंत्री की स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायक होते हैं। धन्यवाद।